हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। कल जेपीएससी का पेपर हुआ, तो यहाँ पे हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से अपना उत्तर मिला सकते हैं। साथ ही साथ जो बीपीएससी 17वीं का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है, चूँकि पीसीएस एग्ज़ाम है, तो हर पीसीएस एग्ज़ाम जो मिलता-जुलता है बिहार से, आपको पेपर देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से न्यूज़पेपर का जो है भूमिका बढ़ते जा रहा है। जहाँ पे न्यूज़पेपर का पॉइंट होगा, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि न्यूज़पेपर के कहाँ से क्वेश्चन आया है। दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी की भी भूमिका बढ़ती जा रही है, तो आप लोग एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक-एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन्स का हम लोग यहाँ पे डिटेल्स भी देखने की कोशिश करेंगे और कुछ का यहाँ पे हम लोग आंसर बताएँगे, ताकि कम से कम समय में यहाँ पे पूरे पेपर को हम लोग एक बार सरसरी नज़र से देख लें। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये है आपका निम्नलिखित युग्म में से कौन-सा सही सुमेलित है? अब देखिए आप लोग 2023 का नोबेल पुरस्कार तो याद किए होंगे, लेकिन 2022 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। यानी यहाँ से आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि आपको 1-2 साल पीछे का भी तैयारी करके चलना है। तो देखिए यहाँ पे समांतोपाव इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित कीजिए। यानी इसमें से सही कौन है? तो देखिए समांतोपाव दिया गया है भौतिकी, लेकिन इनको मिला था किस चीज़ के लिए? तो इनको मिला था यहाँ पे मेडिसिन के लिए। तो क्या ये कथन सही है? तो देखिए पहला कथन तो गलत हो गया। एलन एस्पेक्ट दिया गया है, तो देखिए एलन एस्पेक्ट को यहाँ पे दिया गया था फिजिक्स के लिए, लेकिन यहाँ पे मिलाया गया है रसायन विज्ञान, तो ये भी गलत है। मॉर्टेन मेंडल, तो देखिए मॉर्टेन मेंडल को केमिस्ट्री के लिए मिला था, तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है। दूसरा चीज़ एनी एर्नॉक्स, तो इनको साहित्य का मिला था, यानी कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का समापन हुआ? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी बौद्ध गुरु थे, वो लोग शामिल हुए थे, और यहाँ पे इसका लक्ष्य था कि बौद्ध धर्म के लिए वैश्विक स्तर पर एक मंच साझा किया जा सके और जो विश्व में शांति का संदेश है वो दिया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नहीं, सॉरी, इंडोनेशिया नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सूरीनाम। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरीनाम। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे है द कोलिजन ईयर्स पुस्तक लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। तो इसके लेखक कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और इनके संदर्भ में एक कथन याद रखिएगा, 2012 से 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। तो इनके संदर्भ में याद रखिएगा कि ये 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है, और इसमें है कि उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन सही चुनना है हम लोग को। पहला चीज़ दिया गया है कि इस संगठन में 42 सदस्य हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग इसका आंसर है, क्योंकि ये 31 देश हैं, चूँकि 31वां देश फिनलैंड शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है, तो यहाँ पे ब्रसेल्स सही है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, 31 सदस्य हैं इसमें, और ये फिनलैंड इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में, ये सही है। तो कौन सा कथन सही होगा? केवल 2, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे है छठा क्वेश्चन, G20 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी सदस्यता अध्यक्षता ली, ये गलत है। ये इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में, और भारत ने यहाँ पे इंडोनेशिया से लिया था। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन हुआ था, ये सही है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, 2024 वाला जो है किसके पास है? वो ब्राज़ील के पास है। 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, है कि यूसीसी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, अनुच्छेद। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में तो यहाँ पे दीपावली की छुट्टी किया है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे है कि निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए, यानी सही सुमेलित करना है। देखिए श्री आनंद कुमार, तो आनंद कुमार क्या थे? तो इनको किस चीज़ के लिए मिला था? अच्छा, कौन सुमेलित है यहाँ पे चुनना है हम लोग को।
तो देखिए जो यहाँ पे श्री अनंत कुमार है, इनको शिक्षा एवं साहित्य के लिए मिला था, तो ये कथन तो गलत है, इनको विज्ञान के लिए नहीं मिला था। श्री मूलचंद लोढ़ा जी, तो देखिए श्री मूलचंद लोढ़ा जी को यहाँ पे सामाजिक कार्य के लिए मिला था, लेकिन इनको सामाजिक कार्य के लिए नहीं मिलाया गया, तो ये भी कथन गलत है। श्री जानूम सिंह जोय, तो श्री जानूम सिंह जोय को यहाँ पे देखिए यहाँ पे कला के लिए मिला था, लेकिन सार्वजनिक मामला यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे यानी यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन को, इसमें कन्फ्यूजन है। अब 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व में सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक सिद्धुदा स्वामी जो स्टेशन है, और वहीं पे सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और लगभग 1500 मीटर के आसपास है। एग्जैक्ट मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 1500 के आसपास है। अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए कौन थे, तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति, और इनका नाम क्या था? अब्देल फतेह अल सीसी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा उसका। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन है, सूडान में फंसे भारतीयों के लिए निष्क्रमण हेतु भारतीय सरकार द्वारा बचाव अभियान शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का क्या नाम था? तो क्या था? ऑपरेशन कावेरी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आपका? ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, तो भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिमल पटेल। देखिए यहाँ पे कैसे कन्फ्यूजन किया गया है, बिमल रॉय और बिमल पटेल दिया गया है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिमल पटेल। और इसके संदर्भ में कुछ कथन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि लोकसभा की बात करें तो इसका कैपेसिटी कितना बनाया गया है? सीटिंग कैपेसिटी 888, और राज्यसभा का कितना बनाया गया है? 384। यानी अगर ज्वाइंट सीटिंग की बात करें तो एट टाइम 1272 सीटिंग कैपेसिटी बनाया गया है इसके लिए। और इसमें एक और ख़ास बात है कि पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल था, और इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, तो ये संदर्भ क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत CDRI का सदस्य है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का ही ये उपक्रम है और भारत ने ही इसको लॉन्च किया था। यह एक यूएन की एजेंसी है, तो नहीं, ये यूएन की एजेंसी नहीं है, जबकि एक गठबंधन है ये। इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। देखिए इसको मैं कन्फ्यूजन है तो इस कथन को क्लियर नहीं कर सकता। और इसकी शुरुआत G20 में 2023 में होता नहीं। इसका जो शुरुआत है तो लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसको बात करें कि लागू कब किया गया था, तो जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन होता है 2019 का, उसमें इसको लागू किया गया था। तो कथन 4 गलत है, 2 गलत है, 1 तो सही है, और तीसरे में कन्फ्यूजन है। तो मेरे अनुसार तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये है कृषि सूखा को परिभाषित किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है मेरे को, इसके स्किप करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर की हम लोग बात कर ले अगर, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद के कहाँ है? तो प्रगति नगर में। हैदराबाद के प्रगति नगर में ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र अवस्थित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है, याया तसो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यह लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। और यह सतलज, तो ये सही नहीं है चौथा। तो यानी 3 कथन सही है। अब देखिए यहीं से मैं आपको बताता हूँ कि पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये क्वेश्चन पेपर से क्यों उठाया गया है। ये जनवरी का अथी है, जो जनवरी का पेपर हुआ था, जनवरी से फरवरी में एक न्यूज़पेपर का न्यूज़ है ये। और उसमें क्या हुआ था कि याया तसो झील को यहाँ पे लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान का दर्जा दिया गया था, और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो देख सकते हैं कि आप कैसे न्यूज़पेपर डे टू डे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते जा रहा है सिविल सर्विसेज के लिए। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 कथन सही है, 2 कथन सही है, तीसरा कथन सही है। यानी यहाँ पे 1, 2 और 3, यानी राइट आंसर हो जाना चाहिए सी। लकड़वाला समिति 1993 संबंधित है किससे? तो 18 का यहाँ पे हम लोग आंसर बता दें अगर, तो देखिए 18 का यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 का बी होगा, गरीबी आकलन से संबंधित था।
और जो आधिकारिक गरीबी रेखा पूरी तरीके से क्या था कि 1993 का जो ये नियम है लकड़वाला समिति का, और उसी पे आधारित था। और इसमें डेफिनेशन दिया गया था कि गरीबी वह है कि कोई इंसान अपना औसत दर्जे की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता है, तो उसको ही गरीबी में काउंट किया जाता है। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए 19 का यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी ये समान स्वतंत्रता, समान अधिकार शामिल है, जीने का अधिकार शामिल है, उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता शामिल है, और ये वाला शामिल नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा कि डी शामिल नहीं है। और नेल्सन मंडेला जी का एक कथन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मानव अधिकारों को, लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है नेल्सन मंडेला जी का। 20वें नंबर क्वेश्चन को चलेंगे तो देखिए यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते होंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता दूं कि WTO ने जो ट्रैफिक का बत्ती होता है उसके आधार पे, उसके रंग के आधार पे यहाँ पे सब्सिडी को लेकर के बॉक्स का निर्माण किया। और इसमें ग्रीन बॉक्स यानी जो ग्रीन सिग्नल होता है, इसका मतलब है कि जो सब्सिडी चल रहा है उसको लागू रख सकते हैं, तो यानी ये सही है। दूसरा है एम्बर बॉक्स, यानी जो हल्का पीला रंग का होता है, इसका मतलब है कि जो सब्सिडी चल रहा है, यानी कि जो गाड़ी की रफ्तार है वो धीमा कर लीजिए लेकिन चलाइए उसको, रुकिए मत, यानी एम्बर बॉक्स हो जाइए, ये भी सही है। और रेड बॉक्स, यानी रेड बॉक्स रेड लाइट से संबंधित है, यानी कि तुरंत स्टॉप कीजिए गाड़ी आप, यानी कि सब्सिडी को रोक दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा कि व्हाइट बॉक्स अनुदान से संबंधित नहीं है, यानी 3 यहाँ पे सही है। डी नंबर क्वेश्चन इसका 20 का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो 21 नंबर क्वेश्चन है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, बिल्कुल राइट आंसर है ये 1 नंबर। दूसरा है ये बांगर और खादर ग्रुप में जाने जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, क्योंकि नए जो जलोढ़ होते हैं उसको खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, हाँ बिल्कुल सही है तीसरा भी। और चौथा है कि इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो ये कथन गलत है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 कथन सही है, इसका मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना संबंधित है, तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रम सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति का अनुपात। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिए विश्व बैंक के जो अभी अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा जी हैं, निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन खराई उठ के संबंध में सही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं, फिर से न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह लद्दाख में पाए जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है, ये गलत है क्योंकि यह गुजरात के कच्छ में तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए ये कब का न्यूज़ उठाया गया है, तो 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में गए हुए थे और उस समय गणतंत्र दिवस का माहौल था, तो उसी समय उनको वहाँ पे सम्मानित किया गया था और वहाँ के जो भेंट किए गए थे, तो वहाँ पे ये जो होता है ये कहाँ का है, खराई ऊँट, तो कच्छ गुजरात का तटीय क्षेत्र का है, इसमें लद्दाख है, तो ये गलत कथन है। दूसरा है उनका नाम शब्द स्थानीय खारा जिसका स्थानीय नमकीन होता है, चूँकि ये राइट आंसर है, वहाँ के समुद्री पानी खारा होता है, इसी कारण उनका नाम खराई ऊँट रखा गया है। अपनी चरागाह तक पहुँचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तय करते हैं, ये भी सही है। और प्राचीन में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट में होता था, ये गलत है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। इसके हिसाब से 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो गिनी गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर का यहाँ पे देखेंगे तो दिया है कि यह समाज में आय की असमानता को मापता है, तो ये कथन सही है।
दूसरा है कि गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, ये गलत है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी ही अधिक होगी, और यह लॉरेंज वक्र से व्युत्पन्न किया जाता है, तो ये भी सही है। यानी 1 और 2 सही है, इसका मतलब कथन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से है डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट संबंधित है पर्यावरण दिवस से, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके आगे है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है, तो बनवाली हो जाएगा। और कालीबंगन में यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला था, तो ये भी याद रखेंगे यहाँ से। उसके बाद है यहाँ पे आपका नौपाषाणिक पुरा स्थल ब्रूडी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो देखिए हजारीबाग में नहीं है, सिमडेगा में नहीं है, जामताड़ा में नहीं है, ये है कहाँ, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो पश्चिमी सिंहभूम में है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद से 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में है। देखिए ये सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि पेपर का महत्व बढ़ गया है, एनसीईआरटी का महत्व बढ़ गया है। तो देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम लिखा है और आरोही क्रम में लिखता तो यहाँ पे संग्रहण से हम लोग देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और प्रभावती गुप्त शासिका थी गुप्त वंश की। 33 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, संगम ग्रंथ तुल्कमपियम का कार्य है, तो देखिए ये व्याकरण पर आधारित है और ये तमिल व्याकरण पर आधारित है। जो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, और तमिल व्याकरण पर आधारित है और उस समय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। देखिए यहाँ पे मुगल मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था, तो मीर बख्शी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 35 नंबर का, तो आई थिंक यहाँ पे मुहर होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग, मुहर ही होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी, तुंगभद्रा, राइट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। 37 नंबर क्वेश्चन अब दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पे सही से सुमेलित नहीं किया गया है किसको, ये 37 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे लाल महल कौन बनवाया था, तो यहाँ पर दिया गया है कि बलबन, लेकिन बलबन ने नहीं बनवाया था, तो ये शाहजी भोसले ने बनवाए थे, और 1630 ईस्वी में कौन बनवाए थे, शाहजी भोसले। तो ये कथन गलत है, बाकी ये सब सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 38 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, यानी जहांगीर के समय का चित्रकार कौन नहीं था, तो ख्वाजा अब्दुस समद, और ख्वाजा अब्दुस समद किसके समय का था, तो ये था अकबर के समय का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कराची अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस मुनरो ने कहा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था, यानी 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यंग इंडिया से संबंध था, उसके बाद से हरिजन से संबंधित था, इंडियन ओपिनियन से संबंधित था, लेकिन इनका संबंध इंडियन मिरर से नहीं था। इंडियन मिरर से किनका था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर का संबंध था, तो इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का है, बाकी महात्मा गांधी का है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 42 नंबर, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और डैश के बीच में संपन्न हुई थी, तो यहाँ पर हम लोग का 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है, तो देखिए 43 का क्या हो जाएगा, इन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन लिखा था, लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था। सर्वेंट ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लिखा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। तो देखिए 44 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर 44 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है ये है ज्योग्राफी से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कथन सत्य कौन सा है। देखिए कर्क रेखा भारत को दो हिस्सा में बढ़ता है, बिल्कुल राइट आंसर है, बीचों बीच से गुजरता है ये, मध्य प्रदेश के हिस्से से गुजरता है ये। दूसरा ऑप्शन है कि कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो हिस्सा में बढ़ता है, जो कि गलत है। तीसरा कथन है कि भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, ये भी गलत कथन है। और चौथा जो कथन है कि भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो कि राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का, 1 और 4, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो 46 का क्या हो जाएगा, मिजोरम। देखिए मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है 47 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो 47 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो देखिए 48 कौन सा है, तो इसमें देखिए कृष्णा क्या है, तो कृष्णा अरब सागर में गिरती है। दूसरी चीज़ है कि देखिए कृष्णा क्या, यहाँ पे 48 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सॉरी यहाँ पे कि अरब सागर में नहीं गिरती है। अच्छा तो नहीं गिरती है यहाँ पे। तो देखिए साबरमती क्या है, ये गिरती है। ताप्ती नदी क्या है, ये भी गिरती है। नर्मदा गिरती है। और कृष्णा जो नदी है ये नहीं गिरती है। ये कहाँ पे गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णा नदी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। तो 49 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। देखिए केरल और कर्नाटक में जो आम्र वर्षा है वो भारत के राज्यों में सामान्य घटना है, जो कि केरल और कर्नाटक में होती है। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। भारत के पश्चिमी और मध्य मार्ग के गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरा रोपा जाता है। और यहाँ पे अगला जो ऑप्शन देखेंगे इसमें, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में गर्म में शुष्क जलवायु में बाजरा रोपा जाता है। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है, यह एक कठोर फसल है और जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है। तो ये भी सही कथन है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि बरानी फसल के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, जो कि गलत है। राजस्थान इसमें उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 50 का, वो हो जाएगा 1 और 2, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे ये है कि भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा, यानी जो शुष्क भूमि की खेती होती है वो कहाँ तक सीमित है, यानी कहाँ वर्षा होती है, यानी 25 सेमी से जो कम वर्षा होती है वहीं पे भारत में शुष्क भूमि की खेती की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे 52वां जो क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न में क्रम क्या है। तो देखिए 52 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गांव से, गांव से, शहर से, शहर से। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है। तो 53 का जो आरोही क्रम अगर हम लोग बात करें तो देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद और हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। आरोही क्रम मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 54 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है। तो देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन है, चूँकि ये यहाँ पे किसी देश से तो लिया नहीं गया है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन से उपयुक्त में से कोई, चलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, इसको बाद में देख लिया जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। अगर आपको कन्फर्म है तो कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्यसभा संसद को 2/3 से बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यानी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए यहाँ पे अधिकृत कर सकती है। तो देखिए आर्टिकल 249 जो है इसी विषय से रिलेटेड है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आर्टिकल जो 37 है इसमें है, 36 में इसका डेफिनेशन है और 37 में है कि इसको मतलब कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77वां संविधान संशोधन 1995, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, तो 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही कथन है? तो 58 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ, तो यह कथन सही है। दूसरा चीज़ यह एक वैधानिक संस्था है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवा को विनियमित करने के लिए की गई है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। तो यहाँ पे है कि भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ नियुक्त की गई थी? तो देखिए भारत में जो पंचायती राज संस्था है तो इसकी कामकाज की जांच के लिए कौन सी, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन है, तो यहाँ पे समिति का नाम दिया गया है LM सिंघवी समिति, ये था। GV के राव समिति, ये भी था। अशोक मेहता समिति, ये भी बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी बनाया गया था। यानी कि चारों के चारों था, यानी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे है 25 दिसंबर। तो देखिए 25 दिसंबर को यहाँ पे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि भी होती है, तो इसी दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? यानी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर नहीं स्किप कर देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग गलत बना देंगे, क्योंकि अगर सत्य पढ़ लेते हैं केवल तो उसके अनुसार आप आंसर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन भी सही से आपको पढ़ना है। तो देखिए 61 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें हम लोग सबसे पहले तो कथन देखते हैं और उसके बाद इसको सही करने के प्रयास करते हैं। तो देखिए उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, तो ये सही कथन है। नहीं, ये उसके संसद के मत के अधीन है, तो गलत क्वेश्चन है, गलत है ये सेंटेंस। दूसरा चीज़ कि अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद पाने के योग्य नहीं है, तो ये सही है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी कथन सही है। यानी जो असत्य कथन है ये 1 नंबर है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, यानी केवल ए असत्य है। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो देखिए 62 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि राज्य की सुरक्षा। तो देखिए राज्य की सुरक्षा के आधार पे प्रतिबंध को उचित ठहराया जा सकता है। मानहानि के मामले में भी सही ठहराया जा सकता है इसको, और राज्यद्रोह के मामले, साथ ही साथ सार्वजनिक व्यवस्था, यानी सभी इन कंडीशंस में इसको उचित ठहराया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। 63 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? तो देखिए 63 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे? ये पूछ रहा है कि किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे अधिनियम पेशा 1996 का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये क्या हो जाएगा? भूरिया समिति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र राइट ऑप्शन हो जाएगा।
65 नंबर जो क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के आधार पर किस सूचकांक को माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 65 की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी। भारत में निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है, साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है। तो 66 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा दलहन। दलहन का सबसे बड़ा भारत उत्पादक भी है, साथ ही साथ उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा नकद फसल नहीं है। तो देखिए जूट क्या है, नकदी फसल है। ज्वार क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो 67 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करें हम लोग तो ज्वार क्या है, ज्वार नकदी फसल नहीं है। गन्ना क्या है, ये भी नकदी है। मूंगफली भी नकदी है, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ज्वार नकदी फसल में नहीं आता है। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों का आधार बनाया जाता है। तो यहाँ पे 68 जो है पारिस्थितिकी को बनाया जाता है, और यहाँ पे सामाजिक की बात करें तो इसको भी बनाया जाता है, आर्थिक को भी बनाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 69 नंबर जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो देखिए 69 का जो आंसर हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा 2002 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन का रुख करते हैं सतत विकास का क्या कार्य। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन सतत विकास से ही आ गया। तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो 70 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास आखिर है क्या। तो ये क्या है, आर्थिक विकास है, तो बिल्कुल है। पर्यावरणीय विकास है, बिल्कुल है। सामाजिक विकास, बिल्कुल। उपयुक्त सभी, यानी कि जो एक ऐसा विकास जो आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से और सामाजिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़े, वही सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट्स इंक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे उपयुक्त डी हो जाएगा राइट आंसर। 71 नंबर जो क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया सतत विकास का, यानी लगातार यहाँ पर सतत विकास का क्वेश्चन मिल रहा है। तो एक पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 71 नंबर, कि इसका अस्तित्व कब का है। तो देखिए 1980 में आया था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी। देखिए ये बहुत ही, चूँकि इस समय क्या होता है, एलपीजी लागू किया था। तो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस समय क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, और तब इस व्यवस्था को लाया गया, यानी कि यहाँ पे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को प्रवेश दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो कब दिया गया था, तो 1991 में, और उस समय वित्त मंत्री थी कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 73 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पर कूट का मिलान करना है। तो देखिए 73 नंबर का कूट का अगर मिलान करेंगे यहाँ पे आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा अगर हम लोग पूरे डिटेल्स में करेंगे तो। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो देखिए प्रतिध्वनि कब होता है, तो जब ध्वनि का प्रवर्तन होता है। तो 75 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रकाश वर्ष क्या है। तो देखिए अभी एक हलवा क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश वर्ष क्या है, ये सब कोई जानता है कि दूरी का इकाई है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब देखिए फिर एक और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक और इजी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। देखिए प्रकाश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उष्मा कर सकता है, हाँ हाँ कर सकता है। विद्युत चमकीय भी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो ध्वनि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का सी। चलिए अब चलते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 78 नंबर क्वेश्चन में है कि वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो देखिए 78 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किस जीव के अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो देखिए अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना कि सही नहीं है, सही है, यहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता है, डिफ़िकल्टी लेवल ये होता है कि आप क्वेश्चन को कितना धैर्य से पढ़ते हैं। यानी अगर यहीं पर अगर आप पढ़ लें कि कौन सा कथन सही है, तो सारा क्वेश्चन आप गलत बना देंगे आते हुए। तो यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना है सेंटेंस के लास्ट में सही नहीं लिखा है कि सही लिखा है। तो देखिए 80 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 80 नंबर का जो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, सही नहीं है। तो देखिए रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही है ये कथन। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, नहीं ऐसा नहीं है। रैम एक वाष्पशील मेमोरी है, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाष्पशील मेमोरी नहीं, ये गलत कथन है। रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है, ऐसा नहीं है, उड़ती नहीं है। तीनों कथन गलत है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो सही कथन नहीं है। तो यहाँ पे सही कथन नहीं है। तो 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो चलिए इसको स्किप करते हैं, थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस में डाउट लग रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, ये है 81 नंबर क्वेश्चन। किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है। तो 81 नंबर क्या हो जाएगा? साइबर वेटिंग कहलाता है, साइबर वेटिंग। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो यहाँ पे 82 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। तो हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? 83 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आपको याद रखना, सीधे सीधे 16 जुलाई को मनाया जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को। चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में। और चावल का कटोरा भी इसी को कहा जाता है। और भारत में जो है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कटक उड़ीसा में है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए गन्ना है, गन्ना क्या है? तो यहाँ पे 85 नंबर का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा कम्न दीप्ति काल का पौधा है। मक्के के भ्रूण पोषण में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितना पाया जाता है भैया? तो 30। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 30 यहाँ पे गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 87 नंबर जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो यहाँ पर 87 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ABD जीनोम। ABD जीनोम होता है, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है ये, तो इसको डाउट में रख सकते हैं। तो अगर आप कंफर्म है तो कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। तो देखिए क्षारीय भूमि को कैसे सुधारा जा सकता है? तो अगर उसमें आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं ना, तो उसकी क्षारीयता को कम किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित से लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान क्या है? देखिए लोटा पहाड़ के बारे में पूछा गया है 89 नंबर क्वेश्चन में। तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र नहीं, ये गलत कथन है। प्रस्तरकालीन अधिमानों का केंद्र, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो देखिए ये झारखंड स्पेशल है, मेरे को तो नहीं है पता, अभी आप लोग को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। 1857 क्रांति गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए ये भी झारखंड स्पेशल है, और लेकिन इसका आंसर मुझे लगता है जहाँ तक कि देवघर होना चाहिए, तो देवघर आप लोग लगा सकते हैं। और 92 नंबर जो क्वेश्चन है, संथाल जाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? देखिए संथाल जाति के प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरु इनके प्रमुख देवता होते हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? तो देखिए ये झारखंड स्पेशल है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। 94 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी झारखंड स्पेशल ही है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को पता होगा तो। 95 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि गांव के प्रधान को झारखंड में क्या कहा जाता है, तो ये स्किप करिए। थेनदिरी एवं बिददिरी संस्कार जुड़े हैं, तो किस समुदाय से जुड़े हैं? ये भी कंफर्म नहीं है, झारखंड स्पेशल है।
अब 97 नंबर क्वेश्चन जो है, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो देखिए 1871 में गिरिडीह को रेलवे से जोड़ा गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से सबसे नज़दीक है। तो सबसे नज़दीक किसके है भाई? तो ये हो गया मधुबन, मधुबन के नज़दीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी सही सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग को चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ये तो सही सुमेलित है। बी नंबर है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये भी सही है। विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च, लेकिन ये 12 मार्च को नहीं होता है, 10 अप्रैल को होता है। तो हम लोग राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, यानी ये सही सुमेलित नहीं है, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 12 मार्च। लास्ट एंड 100 नंबर क्वेश्चन जो है, 2023 में किस राज्य ने सीखो कमाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मामा जी की नगरी, जो कि अब मामा जी नहीं रहे वहाँ पे, अब वहाँ पे मोहन यादव जी आ गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। तो देखिए ये 100 क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया। जो कुछ 2-4 क्वेश्चन डाउटेबल थे, हमने उसको स्किप किया। आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, यहाँ पे जो 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी अगर आप देख रहे हैं, तो आपको अब तो इम्पोर्टेंस पता चल ही गया होगा कि न्यूज़पेपर जो है कितना महत्वपूर्ण है सिविल सर्विसेज के लिए, और एनसीईआरटी। तो न्यूज़पेपर ज़रूर आप लोग पढ़ें, और एनसीईआरटी को भी ज़रूर एक बार पढ़ लें अच्छे से। और बाकी कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और सफलता का परचम लहराते रहें। धन्यवाद।